बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोग C3 साइकिल की बात कर रहे थे, हम आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे थे। आज हम कुछ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट और उसमें ग्रो करने वाले कुछ प्लांट्स और उनके अंदर होने वाली अडेप्टेशंस की बात करेंगे। वन ऑफ द वेरी बेस्ट अडेप्टेशन इज C4 फोटोसिंथेसिस थ्रू C4 साइकिल। देखते हैं कि C4 फोटोसिंथेसिस कैसे ऑपरेट होती है और इसका एडवांटेज क्या है। सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, C4 फोटोसिंथेसिस, आपकी बुक ने हेडिंग लगाया है एन एडेप्टेशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। प्लांट बहुत मुश्किल से फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन अगर वो वाली फोटोसिंथेसिस फोटो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो ज़ाहिर प्रॉब्लम होगी। तो फोटो रेस्पिरेशन एक प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन कैसे किया गया, और सवाल यह है कि ये वाला प्रॉब्लम यानी फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रॉब्लम किन ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा होता है। तो आंसर इज वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो ट्रॉपिकल रीजन्स या ट्रॉपिकल रीजन जैसे क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, उनके अंदर ये वाला एक एडिशनल पाथवे लगा दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज C4 पाथवे। यानी कि C3 पाथवे के साथ साथ C4 पाथवे भी चलता रहता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये वाला रिएक्शन किस वक्त होता है। तो आंसर इज कि ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट फेज, यानी कि जिस टाइम पे हमारे लाइट रिएक्शन के पैरेलल C3 साइकिल चल रहा होता है, तो इनमें C4 साइकिल भी एडिशनल पाथवे के तौर पे साथ साथ ऑपरेट होता रहता है। राइट? किन प्लांट्स में हम एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं या किन प्लांट्स को हम एज एन एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल है हमारे पास मेज, शुगर केन एंड सॉर्गम। ये वो हमारे पास तीन प्लांट्स हैं कि जो C3 साइकिल के साथ साथ C4 साइकिल भी अपने पास रखते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रेस्पिरेशन। राइट? इस C4 साइकिल को डिस्कवर करने वाले के नाम पे हैच स्लैग साइकिल का नाम भी दिया गया है। हैच स्लैग साइकिल का नाम भी दिया गया है। नॉर्मली क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर CO2 जब हमारे लीव्स के अंदर जाती है तो उसको वेलकम करता है रुबिस्को, और उस पर्टिकुलर रुबिस्को के साथ एक्ट करने के बाद एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जो इवेंचुअली मुझे 2-3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल देता है। दोज 3 कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज फॉस्फोग्लिसरेट्स। तो इसके ऊपर तो इससे स्टार्ट हो जाता है मेरा C3 साइकिल। तो चूंकि जो पहला डिटेक्टेबल कंपाउंड दैट इज वेरी मच स्टेबल इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, लिहाजा हम नॉर्मल साइकिल को C3 पाथवे का नाम देते हैं। लेकिन इन प्लांट्स में मींस मेज, शुगर केन और सॉर्गन की बात हो रही है, उस वाले केस में CO2 को रिसीव करने के लिए रुबिस्को नहीं है, बल्कि हमारे पास पेप्को है। वो जो पेप्को एंजाइम है वो इस CO2 को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है, और जो पहला स्टेबल 4 कार्बन कंपाउंड है, लिहाजा हम इसे C4 साइकिल का नाम देते हैं। आइए देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स कि ये वाला साइकिल इन प्लांट्स में कैसे ऑपरेट करता है। इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर साइकिल, देन वी शुड हैव टू हैव द एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी ऑफ द लीव्स ऑफ दीज पर्टिकुलर प्लांट्स, बिकॉज डेफिनेटली अगरचे ये मीजोफाइट हैं, लेकिन ये मीजोफाइट की सुपरलेटिव फॉर्म है। डेफिनेटली हमारी स्ट्रक्चर हमारे फंक्शन से और फंक्शन हमारी स्ट्रक्चर से एसोसिएट है। देखते हैं कि इन पर्टिकुलर प्लांट्स ने इस फिजियोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस कर रखी हैं। उसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों के साथ व्हाट इज अ स्पेशल एडेप्टेशन और व्हाट आर द स्पेशल एडेप्टेशंस और इन द लीव्स ऑफ दीज पर्टिकुलर प्लांट्स मींस मेज, शुगर केन एंड सॉर्गम। तो आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स की आम मीजोफाइट की तरह से यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, और इस लोअर एपिडर्मिस में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा आर देयर। लेकिन इसके अपर साइड पर भी हम लोगों को ज़्यादा स्टोमेटा और एयर चेम्बर्स नज़र आते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल बेसोफिल सेल्स।
बाकी आप बीजोफाइट सॉरी बाकी आपको पता है कि बीजोफिल सेल्स के अंदर हमारे जो ऊपर वाले बीजोफिल सेल्स हैं, दोज आर कॉल्ड एज पैलिसेड बीजोफिल सेल्स, दे आर टाइटली पैक इन नॉर्मल सेल्स। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ज़रा गौर से देखें तो मैंने स्टार्ट में आपको दिखाने के लिए ये एक बड़ा सेल ड्रॉ किया है। ये बड़े बड़े सेल्स होती हैं और में काफ़ी बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस होती हैं नॉर्मल बीजोफिल सेल में। लेकिन इस वाले केस में देखें कि हमने डेलिबरेटली आपको दिखाने के लिए कि कैसे ये एक सेल फर्दर समझ छोटे सेल में डिवाइड हुआ और उसके अंदर जो एयर स्पेसेस थे वो इस तरह से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। ऑल्दो वी कैन फाइंड बिगर चेम्बर्स और बिगर एयर चेम्बर्स एट द बेस, लेकिन इसके दरमियान में इतनी बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस नहीं हैं कि जैसी हमें दूसरे बीजोफाइट्स नज़र आती हैं। फिर अगली बात यह है कि इनके ये जो स्पंजी बीजोफिल सेल्स हैं, दे आर वेरी मच क्लोजली एसोसिएटेड विद दीज ब्लू सेल्स। और ये जो ब्लू सेल्स हैं नाम देते हैं बंडल शीट सेल्स का। और बंडल शीट सेल्स की जो यू कैन से अमाउंट है वो भी आम बीजोफिल सेल की निस्बत हमें यहाँ पे ज़्यादा बड़ी और वाज़ेह नज़र आ रही है। और इसके सेंटर में ज़ाहिर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। इस सारी हिस्टोलॉजी को समझने का पर्पज़ ये था कि बिकॉज हमें पता चले कि बेसिकली हमारे स्टोमेटा कहाँ है, कहाँ से एयर एंटर होती है, वो कैसे ज्वाइन करती है मेरे बीजोफिल सेल्स को, और मेरे बीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होती है अ वेरी वेरी प्रेशियस थिंग, एंड दैट वेरी प्रेशियस थिंग इज़ none other than what क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपने ड्रॉ करना कभी नहीं भूलने, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर ड्राइंग हिस्टोलॉजी। तो जब आप लोग माइक्रोस्कोपी स्टडी की बात करेंगे तो आपने इन डॉट्स को लगाना नहीं भूलना, ये डेलिबरेटली छोड़े गए थे ताकि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जा सकता हो। सो दीज पर्टिकुलर डॉट्स दे आर वेरी वेरी important and integral part of this very diagram, right? So they're everywhere. Every basophil cell definitely be a chloroplast, and I cannot draw green over here, so I am drawing it red. तो आपको पता है कि ये सारे के सारे डॉट्स ग्रीन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन ही होंगे। तो किस तरीके से जो CO2 है ये ज्वाइन करेगी मेरे बीजोफिल सेल्स के अंदर, और मेरे बीजोफिल सेल्स से जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाएंगी हमारे बंडल शीट सेल्स में, और बंडल शीट सेल्स से इवेंचुअली दे विल गो इनटू द वेस्कुलर बंडल्स। तो ये वो सारी के सारी हिस्टोलॉजी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हाउ दीज बीजोफाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बीजोफाइट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज C4 प्लांट्स कंटेनिंग C4 साइकिल कंटेनिंग प्लांट्स मीन्स मेज, शुगर केन एंड सॉर्गन। मैंने 3 दफ़ा इसका नाम दे लिया है ताकि ये चीज़ आपके माइंड पे प्रिंट हो जाए कि मेज़, शुगर केन और सॉर्गम ये C4 प्लांट C4 साइकिल कंटेनिंग प्लांट्स की बेस्ट एग्जांपल्स है। देखते हैं क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी एयर में CO2 डे बाय डे बढ़ ही रही है बिकॉज ड्यू टू पॉपुलेशन बॉम्ब एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो बढ़ती हुई CO2 है इसको बहुत तेज़ी से इनोकुलेट किया जा सकता है, इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है इनटू द बीजोफिल सेल्स। और आपको पता है बीजोफिल सेल में यूनिक चीज़ हमारे पास क्या थी, क्लोरोप्लास्ट। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे मीजोफिल सेल्स ऊपर ब्रैकेट में छोटा करके लिख सकते हैं, लेकिन मीजोफिल सेल की सबसे अहम चीज़ है क्लोरोप्लास्ट, जहाँ ये साइकिल ऑपरेट होना है। तो इस पर्टिकुलर CO2 को देखते हैं कि जो ही वो हमारे क्लोरोप्लास्ट में ज्वाइन करती है तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोऑक्सीलेज पेप्को। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोऑक्सीलेज ये CO2 को वेलकम करवाता है कि जनाब फॉस्फोइनोल पायरुवेट साहब आप CO2 को एक्सेप्ट कर लें। तो जो हमारा पेप है ये बेसिकली एक 3 कार्बन कंपाउंड है। जब इस 3 कार्बन कंपाउंड के साथ ये एक CO2 कंबाइन करता है तो उसके रिजल्ट में मेरे पास एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सैलोएसीटेट। तो ये जो पहला कंपाउंड मेरे पास बना ऑक्सैलोएसीटेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि इससे फर्दर हम आगे प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कि ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है ये एस्पार्टेट में भी कन्वर्ट हो जाता है और मैलेट में भी कन्वर्ट हो जाता है। देन दिस पर्टिकुलर मैलेट जो कि हमारे क्लोरोप्लास्ट में बना था, इट विल बी एक्सपोर्टेड टू द बंडल शीट सेल्स। लुक एट दिस, मैंने कोशिश की कि डायग्राम को इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट किया जाए। तो ये जो मेरे पास ब्लू पोर्शन है ये क्या था, बंडल शीट सेल्स। तो यहाँ पे बंडल शीट सेल्स में मूव कर गया है मैलेट। Then this particular malate, it is basically a molecule that is adapted to absorb more and more CO2. तो जो CO2
इट इज़ अडेप्टेड टू गिव ऑफ मोर एंड मोर CO2। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा CO2 यहाँ पे जाएगी तो बंडल शीथ सेल्स में केल्विन साइकिल ऑपरेट होगा और वहाँ पे RUBP मीन्स रूबुलोज बिसफॉस्फेट की अवेलेबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। सो मोर अमाउंट ऑफ CO2 इनसाइड द बंडल शीथ सेल्स मीन्स मोर एक्टिवेटेड RUBP रूबुलोज बिसफॉस्फेट। तो ये जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में रूबिस्को एक्टिवेट होगा तो मोर अमाउंट ऑफ RUBP प्रोड्यूस होगी और मोर अमाउंट ऑफ RUBP ज़्यादा अमाउंट में केल्विन साइकिल को ऑपरेट करवाएगी, जिससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूस होगी एंड दैट इट विल गो टू द व्हाट वेस्कुलर बंडल। तो जो कहानी कहीं यहाँ से स्टार्ट हुई थी यानी कि लीफ के बाहर से, वो इवेंचुअली सुक्रोज बन के वेस्कुलर बंडल के अंदर ख़त्म हुई। देखना ये है कि अगर ये मैलेट CO2 गिव ऑफ कर देगा, मीन्स दे देगा, तो उस पर्टिकुलर CO2 का तो यूजर में समझ आ गया, लेकिन जो ये मैलेट है ये किस में कन्वर्ट होगा आफ्टर गिविंग CO2? तो मैलेट आफ्टर गिविंग ऑफ CO2 कन्वर्ट हो जाएगा अगेन इनटू पायरुवेट। तो क्या पायरुवेट इस बंडल शीथ सेल में पड़ा रहेगा? तो आंसर इज नो, इट विल यू कैन से शटल्ड आउट। ये फिर दोबारा से बाहर जाएगा किसके पास? मेरे मीजोफिल सेल्स के पास, और मीजोफिल सेल्स में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट, वो इसे वेलकम करेगा। और ये जो हमारे पास पायरुवेट है ये इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज एंजाइम्स, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, ये क्या करेगा कि ये पायरुवेट इस ATP में से फिर फॉस्फेट ऑब्टेन कर लेगा और ये दोबारा क्या बन जाएगा? फॉस्फोरिल पायरुवेट, जो फिर रेडी है टू वेलकम दिस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज द पेप्को। तो इस लिहाज से हम बार बार इस पर्टिकुलर पेप्को को इस्तेमाल करते हैं कि वो एक्सोलिसिटेट बनाए जो कन्वर्ट हो जाए मैलेट में, और मैलेट ज़्यादा CO2 प्रोवाइड करे बंडल शीथ सेल्स को, और ज़्यादा रूबिस को इस्तेमाल हो और ज़्यादा सुक्रोज बने, और उसी ज़्यादा अमाउंट में जाहिर है हमारे पास पायरुवेट प्रोड्यूस और पायरुवेट और ज़्यादा अमाउंट में CO2 ऑब्टेन कर ले। इसके मुझे बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे मेरे पास क्या है हमारे स्टूडेंट्स, कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और इन्वायरमेंट में CO2 ज़्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर टेक्निक कि हम लोग हाई टेम्परेचर में जब स्टोमेटा नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं तो उस वाले केस में ये बॉडी के अंदर से प्रेजेंट CO2 को इस्तेमाल करके क्या कर सकता है? ज़्यादा अमाउंट में सुक्रोज प्रोड्यूस करवा सकता है। इस पर्टिकुलर प्लांट का सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, वो यही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो मेरे इन्वायरमेंट में CO2 ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम इन प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? प्लांट करेंगे, लगाएंगे, तो इन्वायरमेंटल CO2 ज़्यादा फिक्स होगी और हमें ज़्यादा अमाउंट में शुगर मिल सकती है, शुगर केन मिल सकती है। हमें बहुत अमाउंट में मक्की या मक्का जिसे बहुत से लोग बोलते हैं, जिसे हम मेज़ कहते हैं, कॉर्न, वो भी हम लोगों को ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये है स्टूडेंट्स फोटो रेस्पिरेशन को नलीफाई करने का मेथड, और बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा CO2 इनटेक करवाने वाली प्रॉपर्टीज़। आई होप कि आपको इस पर्टिकुलर हिस्टोलॉजी को इस फंक्शन के साथ रिलेट करने में हेल्प हुई होगी और आप अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो गए होंगे कि वाई वो जो मेरे पास सिंपल C3 प्लांट्स हैं वो इतने कामयाब क्यों नहीं हैं, लेकिन वो वाले प्लांट कि जो C3 के साथ साथ C4 साइकिल भी रखते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के साथ की प्रेजेंस में भी अपने फोटो रेस्पिरेशन के रेट को कैसे कम करने में कामयाब होते हैं। इस दुआ के साथ कि आप इस पर्टिकुलर नॉलेज को वो वाइटल मार्क्स स्कोर करने में इस्तेमाल करने में कामयाब हों जो आपको मेडिकल कॉलेज में ले जाए। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।